मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? आ रही है 1 2 3 4 सर कोचिंग खुलने का है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफलाइन गुड नाइट सर। और ऑफलाइन क्या चला है? ऑफलाइन कब होगा? कब होगा? मॉर्निंग सर। कब होगा? Good morning, everyone. अच्छा नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको शायद अब आवाज आ रही होगी। हाँ, एक तो सवाल आ रहा है, कल से ही आ रहा है, सर ऑफलाइन कब खुलेगा? देखिए, ऑफलाइन कब खुलेगा ये कोई बता नहीं सकता। ये सिर्फ एक आदमी जानता है और वो है राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो जब डिसीजन करेगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो किसी से ऐसे ही पूछना कि ऑफलाइन कब खुलेगा, ये मतलब प्रिडिक्ट करना है, इसमें टाइम बर्बाद करना है। और ये सोचना कि ऑफलाइन खुलेगा तो खूब जोर से पढ़ेंगे, ये आपको बस दिलासा दिला सकता है। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो तब भी नहीं पढ़ेंगे। सो अभी से आप पढ़ाई पे फोकस रखिए। ऑफलाइन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा इस पे ध्यान मत दीजिए। पूरी केमिकल बॉन्डिंग आएगी। सो अब ये भी मत पूछिए कि केमिकल बॉन्डिंग में कहां तक आएगा, पूरा हो चुका है तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग आएगी। हाँ, वो मैंने स्टडी मटेरियल डिलीवर करने के लिए बोल भी दिया है। शायद कुछ लोगों को मिल भी गया होगा और कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। नहीं, सिलेबस देखिए, सिलेबस मुझे नहीं पता होता। आपके पास नोटिस जाता है, उसमें सिलेबस लिखा रहता है। तो सिलेबस आप वहां से देखिए। हाँ, नहीं मिला तो मिल जाएगा, है ना। सो हो गई, अब शुरुआत करते हैं स्टडी की। अब आप मैसेज लिखना बंद कर दीजिए। स्क्रीन विजुअल है या नहीं ये सब मुझे पता चलता है सामने में। मेरे पास दो सिस्टम होता है, सामने लैपटॉप होता है और तो मुझे पता चलता है। अपन डिस्कशन कर रहे हैं रेस 21 का। रेस 21 में मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मेरे बताए हुए हैं, फिर भी आया है। जैसे SiO2 का है, तो SiO2 मैंने बताया है कि टेट्राहेड्रल यूनिट होता है ना। SiO ये फर्दर जुड़ा होता है। Si
O, ये फर्दर SI से जुड़ा होता है, SiO, ये फर्दर SI से जुड़ा होता है, SiO, ये फर्दर SI से जुड़ा होता है। ये SI फिर फर्दर 3 टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा SI, तो ये फर्दर जुड़ा होगा, ये फर्दर जुड़ा होगा। सो अगर इसको फर्दर आप ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, SiO, SI, ऐसे करके फर्दर ये सब जुड़ा होगा ऑक्सीजन से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है SiO2 का, टेट्राहेड्रल। अब इसी को सिंपल बना दिया है ऐसे कि SiO, बट ये कोई प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सॉल्यूशन में जो है सिंपल ऐसे बना दिया है, SiO, SiO, SI, कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाए हुए, हर जगह एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाए। इनफैक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हमने इसको टेट्राहेड्रल जैसा दिखने में बनाया था। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए SiO2 के स्ट्रक्चर में। क्या कोई दिक्कत है SiO2 के स्ट्रक्चर में? स्टिल मुझे नहीं लगता है। एक ही चीज है दोनों, बस यहाँ पर ना इस तरह से याद रखने में थोड़ी सुविधा होती है, इस तरह से बनाइएगा। और इस तरह से अपन को ऐसे सोचते हैं कि सिलिकॉन टेट्राहेड्रल यूनिट है, तो अपन 4 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। अब देखिए CaCN2 होगा, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, CaCN2 होगा। अरे ये क्या हो गया है? फाइल को फिर से खोलते हैं। हाँ, अब सही है फाइल। अब जरा सा देखिए, दूसरा है CaCN2। तो कैल्शियम जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा, आपको पता है। तो कैल्शियम 2 प्लस CN2 माइनस, ये हो गया। अब CN2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, N पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दीजिए निगेटिव चार्ज वाला। N पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दीजिए निगेटिव चार्ज वाला। ये CN2 माइनस का स्ट्रक्चर होगा। और सीट में जो है ना यार, कुछ लिखना बंद करोगे? सीट में मैं ये कह रहा हूं कि सीट वाले सवाल में क्या किया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया। एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड। बनाने की जरूरत नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, तो इतना काफी है। अब देखिए RbI2, RbI2, RbI2 का क्या होगा स्ट्रक्चर, ये देखिए। Rb जो है अल्कली मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। तो पहले आप इसे ब्रेक कर दीजिए, ये होगा Rb प्लस IO2 माइनस। और एक बार IO2 माइनस आ गया तो इसका मतलब हो गया कितना बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, बेंड हो गया ये IO माइनस डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, लोन पेयर। यह स्ट्रक्चर होगा IO2 माइनस का। NH4OCN, तो इसको आप ब्रेक कीजिए, अमोनियम आयन है, NH4 प्लस OCN माइनस आयन है। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर में बताया हुआ हूं, NH प्लस H, और OCN माइनस का स्ट्रक्चर भी मैं बताया हुआ। बेटर है कि आप क्या करो, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। ऐसे भी बना सकते हैं जैसे पहले बनाया। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, प्लस चार्ज ऊपर रख दो। अब इस केटायन और दूसरा एनायन, दूसरा जो एनायन है O पे माइनस दो, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, OCN माइनस का स्ट्रक्चर ये होगा। सो इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस माइनस के बीच।
अब देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड बता चुका हूं, केवल जो आंसर भेजा था ना उसमें H की जगह OH कर लेना, शायद इसीलिए आप लोगों ने पूछा होगा, है ना। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मोनोमर तो इसका स्टेबल ही नहीं होता है, तो अगर मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पॉलीमर ही है। अब पॉलीमर है तो कोई बच्चों ने कहा कि सर इसमें 4 ऑक्सीजन आ गया है, जैसे मान लो कि HPO3 होल N है, पॉलीमर है इसका। अब N बराबर 3 लेंगे तो क्या स्ट्रक्चर हो, N बराबर 3 लेंगे तो स्ट्रक्चर होगा PO 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 P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। N बराबर 3 पे ये स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए सीट में क्या किया है, जो आंसर आपको भेजा हूं उसको आप ऐसे समझिए ये यूनिट रिपीट हो रहा है। ये यूनिट रिपीट होने का मतलब है कि इस तरफ हाफ ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है और इस तरफ हाफ ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। दोनों तरफ आप हाफ हाफ ऑक्सीजन लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही यूनिट रिपीट हो रहा है। यहां देखिए ये यूनिट रिपीट हो रहा है और यहां देखिए ये यूनिट रिपीट हो रहा है। तो दोनों साइड आप हाफ हाफ ऑक्सीजन लीजिए तो नंबर ऑफ एटम का कंफ्यूजन नहीं होगा। इस साइड हाफ ऑक्सीजन है और इस साइड भी हाफ ऑक्सीजन है, तो आपको ऑन एन एवरेज फार्मूला सेम आ जाएगा। अमोनियम फॉस्फाइड, अमोनियम फॉस्फाइड का क्या होगा फॉर्मूला, तो अमोनियम आयन तो होता है NH4+, अमोनियम आयन होता है NH4+। अब फॉस्फाइड देखते हैं, फॉस्फाइड तो देखिए H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर होगा बनाइएगा तो एक हाइड्रोजन इसका फॉस्फोरस से जुड़ा रहेगा जो कि नॉन रिप्लेसेबल है, ये वाला नॉन रिप्लेसेबल है। तो ये वाला नॉन रिप्लेसेबल है तो सिर्फ 2H+ यहां से बाहर निकलेगा और बचेगा HPO3 2- और इसको बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड का एनायन है तो इसको बोलेंगे फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन। तो फॉस्फाइड हो गया HPO3 2-। सो फॉर्मूला हो जाएगा NH4 होल 2 HPO3 होल 2। क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, इसकी वैलेंसी इसके पास जाती है और इसकी वैलेंसी इसके पास आती है। NH4 होल 2 HPO3। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, NH4+ का बना चुका हूं मैं स्ट्रक्चर, HPO3 2- का बना देता हूं और HPO3 2- का भी यहां बना दिया है ऐसे। तो P डबल बॉन्ड O H O-, ये स्ट्रक्चर होगा। तो PO3 2- और NH4+ के बीच अब आयनिक बॉन्ड होगा, है ना, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। एक बार मुझे बताना दीपक, तुमने इतनी बार रिपीट कर दिया, लिख दिया कि अब मैं तुम्हारी बात ना मैं देखूंगा ना कुछ बोलूंगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ जो 35 तक जो स्ट्रक्चर है, 35 तक जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया 15, 17, 20, 23, 32, 33, इसमें कहीं कोई डाउट है? ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 35, 33 में दीपक, पहली बात दीपक तुम्हारी बात मैं सुन ही नहीं रहा हूं। आप 15 बार मैसेज कॉपी पेस्ट करके आपने किया तो अपन सुन ही नहीं रहे तुम्हारी बात। अमोनियम फॉस्फाइड 33 में क्यों सुने यार, क्यों सुने, क्यों हम सुने तुम्हारी बात, क्यों नहीं बोलते हो? या मैं ये HPO3 है लिखा हुआ बेटा, मैं बता चुका हूं मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉलीमर ही स्टेबल होता है, तो हमने अपने मन से N लगा लिया कि ये पॉलीमर है। अब N की वैल्यू 3 से, N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे स्टेबल होता है, तो और साइक्लिक होता है। और क्या होता है?
साइक्लिक होते हैं। तो हमने जस्ट जो सबसे छोटा पॉलीमर होगा उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, और ये पहले से बनाया हुआ है आपकी सीट में। अब मैं कह रहा हूं ये चूंकि N3 ले लिया, यहाँ यूनिट HPO3 है, इसका इन तीनों का एक पार्ट है, तो इसको 3 इक्वल भाग में मैंने बांटा, 3 इक्वल भाग में हमने बांटा। तो देखिए 3 इक्वल और आइडेंटिकल भाग में बांटा। तो आप देखो 3 इक्वल एंड आइडेंटिकल भाग में ये बटा हुआ है या नहीं। प्रकाश कुमार H नहीं OH होगा, किसमें? ऑक्सीजन 9, ऑक्सीजन A 3 4 5 6, अच्छा यहाँ OH आएगा, सही कह रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा, OH OH OH। हाँ, तो 3 इसे इक्वल भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, और अब मैंने कहा कि जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सीट में वो ऐसा है, P डबल बॉन्ड O OH O। यहां से आगे दिखाया है कि हम ये फर्दर ये आगे जुड़ा हुआ है, और N थोड़ा ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे, ये होल N कर दिया। ये स्ट्रक्चर सीट में बनाया हुआ है, तो अपन ये नहीं कहें कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है सर, ऐसे नहीं होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, वो H की जगह OH होगा, H की जगह क्या होगा? OH होगा। सो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया। 35 में क्या प्रॉब्लम है? 35 की बात करते हैं। 35 में लिख के बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कल भी इसी तरह का एक सवाल, अमोनियम आयन NH4+ होता है, ये क्लियर है। फॉस्फाइड आयन क्या होता है ये जानना था। तो फॉस्फाइड आयन मैंने कहा था आपको, जबकि एनायन लिखते हैं तो अस को आइट बनाते हैं और इक को एट बनाते हैं। अस को आइट बनाते हैं और इक को एट बनाते हैं। यहाँ आइट है तो इसका मतलब जरूर ये फास्फोरस एसिड से आया होगा। फास्फोरस एसिड होता है H3PO3, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाया। एक H नॉन रिप्लेसेबल है, ये हाइड्रोजन नहीं हटता है क्योंकि डायरेक्ट P से जुड़ा हुआ है। तो जो 2 हाइड्रोजन हटता है उसको हटा दीजिए, बाकी के एनायन को बोलेंगे फास्फोरस एसिड से ही आया है, इसी का एनायन है, तो बोलेंगे फॉस्फाइड आयन। सो फॉस्फाइड आयन का फॉर्मूला हमको पता लग गया। अब स्ट्रक्चर तो मैं इसका भी बनाया हुआ हूं और इसका भी बनाया हुआ हूं, फिर भी मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बना दिया। ये आप चाहे तो बगल में NH4+ बना सकते हैं और कहें दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मुझे बताओ 35 में क्या दिक्कत आ रही है? ऑल क्लियर सर? अगर किसी को दिक्कत है तो आप लिख दो फिर से। हाँ, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए सोडियम डाइहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है? H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। सोडियम तो चलो Na, सोडियम Na+ होगा। डाइहाइड्रोजन बाद में बात करेंगे कि पहले फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट में कोई हाइड्रोजन है या नहीं, ऐसा नहीं है। H3PO4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे H4P2O7, ये हो गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH OH O, P डबल बॉन्ड O OH OH। ऑल द 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑल द 4 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो चारों हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकाल दीजिए। 4H+ P2O7 4-। इस आयन को बोलेंगे, देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड से आया है, तो अब इसके एनायन को बोलेंगे पायरोफॉस्फोरेट, पायरोफॉस्फेट। इक को 8 से डिनोट करते हैं, तो इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट आयन। अब पायरोफॉस्फेट आयन मुझे क्लियर हो गया कि क्या है। तो अब जरा सा देखिए, ये Na+ है, ये P2O7 4- है, और डाइहाइड्रोजन को आप H2 लिख दीजिए। अब इससे फॉर्मूला बनाना है, तो चार्ज निगेटिव है तो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें क्लियर कर दिया है कि हाइड्रोजन 2 ही लेंगे, तो इसका मतलब है सोडियम 2 लेना होगा। तो फॉर्मूला होगा Na2
H2P2O7। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि निगेटिव चार्ज 4 है और पॉजिटिव चार्ज 3 है। H2 पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, बेटर है इसको ऐसे लिखो, डाई हाइड्रोजन को ऐसे लिखो 2H+। तो पॉजिटिव चार्ज 3 है, निगेटिव चार्ज 4 है और हाइड्रोजन क्लियर लिखा हुआ है, डाई हाइड्रोजन है, मींस 2 ही हाइड्रोजन है। तो सोडियम को हमें चार्ज बैलेंसिंग के लिए 2 लेना होगा, तो Na2H2P2O7 लिखाएगा। अब Na2H2P2O7 लिखाएगा तो लिख दीजिए Na2P2O7 लिख दिया। ये ब्रेक होगा 2Na प्लस H2P2O7 2-। अब आप देखो दो निगेटिव दो H+ हटाना है, ये स्ट्रक्चर है ना बेटा, 2 हाइड्रोजन तो छोड़ ही दिया, इसमें से 2 H+ हटाना है और वहां पे आप फिर O- लगा दीजिए, O- P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH O- लगा दिया। और अब ये Na+, 2 Na+ के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए है, तो एक Na+ आप चाहो तो यहां लिख सकते हो और एक Na+ आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया रेस 21। अब बात करते हैं रेस 22 को, और मैं सही बोल रहा हूं, एक बच्चे ने सारे क्वेश्चन, शायद वैभव पाटीदार ने सारे क्वेश्चन मेरे पास भेज दिए कि ये सारे डाउट हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट रेस है बेटा। इसका मतलब है कि आपने मेरा सिलिकेट का लेक्चर जिस दिन पढ़ाया था, जिस दिन मेरा सिलिकेट का लेक्चर पढ़ाया था उस दिन आप या तो क्लास नहीं अटेंड किए होंगे या आपने ध्यान नहीं दिया था। ये सबसे सिंपलेस्ट डीपीपी है, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं जब आपने पूछा तो। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंटेन्स 3 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर्ड पर सिलिकेट यूनिट। अगर एक भी शेयर्ड नहीं होता है तो SiO4 4- होता है। अब कह रहा है 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, तो जब 1 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है तो ऑक्सीजन हाफ से घटता है, तो 3 शेयर होगा, तो एक में ऑक्सीजन हाफ से घटता है, तो 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होगा, तो हाफ इंटू 3 1.5 से घटेगा, SiO 2.5 आएगा। एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है तो 1 से निगेटिव चार्ज घटता है, 3 शेयर हुआ है तो 3 से निगेटिव चार्ज घटेगा, सो -1 आएगा। अब ढूंढते हैं ये वाला किस में है, तो देखो इसमें SiO3 है। आप ऐसा करो, इसको पहले इंटीजर करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो Si2O5 2-। ढूंढिए Si2O5 2-। Si2O5 सिलिकॉन ऑक्सीजन का ये रेशियो किस में है, यहां देखिए इसमें है, तो ये आंसर होगा। मुझे बताइए फर्स्ट समझ में आया सबको या नहीं आया? पहली बात क्लियर ये करना है कि एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो हाफ से ऑक्सीजन घटेगा और एक चार्ज 1 से कम होगा, -4 था तो -3 होगा। चमक गया, वेरी गुड। अब देखिए नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर पर टेट्राहेड्रन इन 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट SiO2 को बोलते हैं, SiO2 को बोलते हैं। इसमें ऑल द 4 ऑक्सीजन SiO2 को बोलते हैं। all the 4 oxygen atoms are shared। और पायरोक्सिन मैंने नहीं बताया था, सिंपल जो चेन होते हैं ना, सिंगल चेन सिलिकेट को बोलते हैं पायरोक्सिन। तो पायरोक्सिन बोलते हैं सिंपल या सिंगल चेन सिलिकेट। तो आपको लिखा होगा कि सिंगल चेन सिलिकेट में वैभव पाटीदार OH एक अलग ग्रुप है, OH का O नहीं अपन काउंट करेंगे, हमें सिर्फ OH देखो ना अलग लिखा हुआ है, सिलिकॉन के साथ जो है वही काउंट करेंगे। यहाँ पे ये ऑक्सीजन काउंट करेंगे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन काउंट करेंगे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन काउंट करेंगे। OH एक अलग ग्रुप लगा हुआ है। पायरोक्सिन जो है सिंगल चेन सिलिकेट होता है, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं।
2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होते हैं, एटम्स आर शेयर्ड। सो बी आंसर होगा सेकंड में। तीसरा देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, पहली बात ये सिंगल चेन सिलिकेट नहीं है। पहली बात ये सिंगल चेन सिलिकेट नहीं है। अगर ये सिंगल चेन सिलिकेट होता तो क्या करता, आपको डॉट 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 यहां आगे लगाता और यहां डॉट 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 आगे लगाता। ये डॉट 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 लगाता तब ये बनता सिंगल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट में टेट्रामर मात्र 4 यूनिट नहीं होगा। मैंने कहा था n इज ए वेरी लार्ज नंबर, 4 यूनिट नहीं होगा। तो पहली बात ये सिंगल चेन सिलिकेट नहीं है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ऐसा लिखने से गलती हो जाए। अब देखिए कह रहा है फॉर्मूला फॉर एनायनेज, तो काउंट कर लो ना, सिलिकॉन क्या को दिख रहा है, 1 2 3 4, सिलिकॉन 4 दिख रहा है, काउंटिंग कर लीजिए। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑक्सीजन 13 है। निगेटिव चार्ज कहां होगा, तो देखिए निगेटिव चार्ज कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। काउंट कर लीजिए निगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए हुए है उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10। कह रहा है फार्मूला ऑफ एनायन इज दिस बराबर n बराबर 4। n बराबर 4 लेंगे तो यहां से फार्मूला क्या आएगा, Si4O12 और 2n माइनस मतलब -8। ये नहीं मैच कर रहा है तो ए आंसर नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए आंसर नहीं होगा। मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, ए आंसर नहीं होगा। अंकित कुमार, हर छोटी बात को बोलते हो वापस समझा दो। ध्यान तुम मतलब घर पे पढ़ते हो तो लगता है कभी कभी बीच बीच में वीडियो देख लेते हो कोई सॉन्ग का। क्या सिंपल बात जो एकदम लॉलीपॉप है, 2 + 2 बोलता हूँ 4 और उस पर बोल देते हो सर फिर से समझा दो, ये गड़बड़ है। पहले आप देखिए और फिर से समझा दो बोलिए, तो आपको बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। क्या सिलिकॉन की काउंटिंग में दिक्कत हो रही है? रुक जाओ पहले। क्या सिलिकॉन की काउंटिंग में दिक्कत हो रही है? नहीं नजर आ रहा है सिलिकॉन 4 है। क्या ऑक्सीजन की काउंटिंग में दिक्कत हो रही है कि नहीं नजर आ रहा है ऑक्सीजन 13 है काउंट करने पे? आई होप कि नजर आ रहा होगा, आई होप आपको काउंटिंग आती होगी। जो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है वो आपको चार्ज देने में दिक्कत आ सकता है। तो चार्ज का देखिए, यहां पे जो ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं उस पे चार्ज नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन एटम देखिए इधर और इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए, ये ऑक्सीजन एटम इधर और इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए, ये ऑक्सीजन एटम इधर और इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए। जो ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं उस पे चार्ज नहीं होगा, उसके अलावा सभी ऑक्सीजन एटम पे चार्ज होंगे। सो चार्ज होंगे बेटा यहाँ पे, 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 यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा यही नहीं समझने की चीज होगी। अब चार्ज को काउंट कर लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10। आई होप दीपक अंकित सब समझ में आ गया होगा। अच्छा अभिषेक कुमार बोला ऑक्सीजन काउंटिंग। बेटा अभिषेक अब क्लियर है नहीं है? ये सिंगल चेन नहीं है ये समझना चाहते हैं। हाँ ये 4 एटम का ही है। चेन का मतलब होता है पूरा लंबा चेन बनना चाहिए। तो चेन ये तब होता जब यहां पर चार्ज नहीं होता। इस चार्ज को काट दीजिए और यहां पर बताता कि ये आगे जुड़ा हुआ है, और यहां पे भी चार्ज नहीं होता और बताता कि ये ऑक्सीजन एटम आगे जुड़ा हुआ है, तब ये चेन होता। अब तब फार्मूला ये नहीं होता क्योंकि इस ऑक्सीजन चेन जो टर्मिनल वाला ऑक्सीजन होता है उसकी काउंटिंग हाफ और हाफ लेते, और उस केस में फार्मूला ये सही हो जाता। उस केस में फार्मूला क्या हो जाता? सही हो जाता।
टेट्रामेरिक मतलब SiO4 4 माइनस का 4 यूनिट है। SiO4 4, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो 4 यूनिट मिला के बनाए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो बोलो। एंड प्लीज जो बच्चे पहले समझ जाते हैं थोड़ा पेशेंस रखें। कोई लिखता है आगे पढ़ाइए सर, मतलब हमें डिस्टर्ब करने का तुम्हें पूरा राइट है ना। कोई कुछ लिखता है, कोई लिखता है क्लियर सर। हाँ, अब कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए टोटल 10 नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन दिस एनायन, काउंट कर चुके हैं, ये सही है। इट हैज 3 शेयर्ड ऑक्सीजन कॉर्नर्स एंड 10 अनशेयर्ड ऑक्सीजन कॉर्नर्स। देखो शेयर्ड ये वाला है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है और टोटल 13 ऑक्सीजन है, तो अनशेयर्ड हो गया 13 माइनस 3 10, तो ये सही हो गया। इट इज नॉन प्लेनर। एक भी यूनिट स्टिल SiO4 4 माइनस होगा ना, एक भी यूनिट। अच्छा तो गुप्ता चेन क्यों नहीं बना, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि टर्मिनल ऑक्सीजन एटम आगे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यस टेट्रामेरिक है तो 4 ही है, तो चेन कहां हुआ, ये 4 में चेन है, ये कह सकते हैं, लॉन्ग चेन नहीं है ये। इट इज नॉन प्लेनर। एक भी यूनिट होगा तो टेट्राहेड्रल ही होता है, तो प्लेनर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इट इज नॉन प्लेनर। तो आंसर होगा BCD। यस मोहित कर, क्या डाउट आ गया तुम्हें? मुराद मुझे तुम्हारा डाउट नहीं समझ में आ रहा है मोहित कर, बाद में पूछ लेना। सोनू कुमार डी अगेन, मैं कह रहा हूं सोनू कुमार SiO4 4 माइनस है, ये टेट्राहेड्रल इटसेल्फ होता है। क्या टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है? नहीं होता है, तो ये नॉन प्लेनर हो गया, तो इंटायर इसी से मिल के बना है ये मॉलिक्यूल, तो इंटायर मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन प्लेनर। इतनी छोटी सी बात। हर सिलिकॉन टेट्राहेड्रल, आज तक किसी टेट्राहेड्रल यूनिट को मैंने प्लेनर लिखा क्या? नहीं लिखा, सो इट इज नॉन प्लेनर। अब आपको थर्ड क्लियर हो गया होगा, मुझे बताना अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, आगे देखिए। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इसमें भी आपने पूछ लिया, बहुत ही सिंपल सवाल है। अपन ऐसा करते हैं कि जब एक भी यूनिट, पहले फॉर्मूला को डेवलप कर लेते हैं कि जब एक भी यूनिट शेयर्ड नहीं होगा तो फॉर्मूला होगा SiO4 4 माइनस। यहां पे शेयर्ड ऑक्सीजन लिखेंगे शेयर्ड, यहां पे लिखेंगे नॉन शेयर्ड। सब कराया हुआ है एकदम, ये सब प्रैक्टिस करते, आप हमसे करवा रहे हैं प्रैक्टिस। शेयर्ड 0, नॉन शेयर्ड 4, टोटल 4 ऑक्सीजन आइटम है, तो शेयर्ड 0 और नॉन शेयर्ड 4, फॉर्मूला ये होगा। ऐसा करते हैं एक शेयर्ड कर देते हैं, तो नॉन शेयर्ड 3 हो जाएगा। उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा SiO 3.5 माइनस 3, और अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटीजर होने के लिए, तो ये हो जाएगा Si2O7 माइनस 6, ये हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं शेयर्ड 2 कर देते हैं, नॉन शेयर्ड 2 कर देते हैं। उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला SiO3 आ जाएगा और 3 माइनस आएगा, n अपन बाद में देख लेंगे। अब ऐसा करते हैं शेयर्ड 3 कर देते हैं और नॉन शेयर्ड 1 कर देते हैं, टोटल तो 4 ही है। तो शेयर्ड जब 3 करेंगे तो SI को SI रहने दीजिए, 3 शेयर्ड होगा तो 1.5 से घटेगा, तो ऑक्सीजन 2.5 हो जाएगा और चार्ज -1 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा Si2O5 2 माइनस। ऐसा करते हैं चारों शेयर्ड कर देते हैं, अनशेयर्ड 0 कर देते हैं, इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा SiO2। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, पहले में फॉर्मूला ये है, दूसरे में फॉर्मूला ये है, तीसरे में फॉर्मूला ये है, चौथे में फॉर्मूला ये है, पांचवें में फॉर्मूला ये है। टोटल 5 केस हमने लिया है। पहला जो ऑप्शन है, पहला जो यूनिट फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें कम से कम इक्वल नंबर ऑफ शेयर्ड हमेशा नहीं रहेगा।
कुछ यूनिट में 2 यूनिट शेयर्ड होगा, कुछ में 3 यूनिट शेयर होगा, तब जाकर के ये फॉर्मूला आएगा। तो पहला में तो कोई मैच नहीं करेगा, फर्स्ट किसी के साथ मैच नहीं करेगा, फर्स्ट किसी के साथ मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है शेयर्ड 2 है, यहां पे 2 निगेटिव है बस। हाँ ठीक है, 2 निगेटिव है। यहां देखिए, इतना ज्यादा लिखते हो ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज्यादा लिखते हैं। पेशेंस नहीं रहता आपको। एक बार क्वेश्चन जब मैं पूरा बता दूं तब लिखा करो ना। यहां देखिए, फॉर्मूला हमने डेवलप कर दिया, और आप जो लिखते हैं ना, मान लो कि लिखने में कोई गड़बड़ी हुई, वो मुझे बनाते बनाते पता लग जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए। फर्स्ट किसी के साथ मैच नहीं करेगा, ये क्लियर है। सेकंड का फॉर्मूला देखिए, SiO 2.5 वाला है, सेकंड में 3 शेयर्ड होगा, 1 नॉन शेयर्ड होगा। सो सेकंड जो है नंबर ऑफ अनशेयर्ड 1, तो सेकंड के साथ जो मैचिंग बन सकती है वो 2 के साथ बन सकता है, और किसके साथ बन सकता है सेकंड का? 3 शेयर्ड और 1 नॉन शेयर्ड। 3 का मतलब Q हो सकता है, S हो सकता है। थर्ड का मैचिंग जो है 4 शेयर्ड होगा, तो अनशेयर्ड 0 हो जाएगा, तो थर्ड का 3 हो सकता है। थर्ड के साथ जो मैचिंग है वो 3 हो सकता है, और शेयर्ड 4 है तो R हो सकता है, और कुछ नहीं होता है। फोर्थ में देखिए SiO3 2 माइनस, मतलब ये वाला है, तो शेयर्ड 2 अनशेयर्ड 2, तो फोर्थ में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और P हो सकता है। बस ये मैचिंग होगा। अब देखिए, फॉर द सीट सिलिकेट ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, सीट सिलिकेट किसको बोलते हैं? 3 शेयर्ड होता है। कितने शेयर्ड होते हैं? 3 शेयर्ड होते हैं। 3 शेयर्ड होते हैं, सीट सिलिकेट हो जाएगा Si2O5 2 माइनस, मीन सेकंड आएगा सीट सिलिकेट में, सेकंड का QS, पहला गलत हो गया, सेकंड का सेकंड QS, तो B सही हो गया। S नहीं लिखा है बट फिर भी B सही हो गया, बाकी कोई सीट सिलिकेट होगा ही नहीं, तो 4 का 2 आंसर होगा, B आंसर होगा। मुझे बताइए 4 का B आंसर होगा, ये समझ में आया? अक्षत गुप्ता लिखा है, नॉन शेयर्ड कैसे बताया? अक्षत गुप्ता, SiO4 4 माइनस में कितने हैं ऑक्सीजन एक यूनिट में? 4। तो अगर शेयर्ड 1 है तो नॉन शेयर्ड कितने होगा? 4 में 1 घटा दीजिए। अक्षत गुप्ता समझ में आया? टोटल एक यूनिट में 4 हैं, 1 शेयर्ड है, तो अनशेयर्ड कितना होगा? 4 माइनस 1 3। सो सीट सिलिकेट का जो सीट सिलिकेट होगा, जो सीट सिलिकेट होगा, ये 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट होगा। 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा 3 शेयर्ड पे, फॉर्मूला आ जाएगा Si2O5 होल n माइनस 2n। मुझे बता दीजिए अब फोर्थ समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग जब पढ़ाते हैं ना तब नहीं समझता है, और अभी लिखता है n क्यों लिखा है, अभी लिख रहा है n क्यों लिखा है यार? शेयरिंग जो है ना ये लॉन्ग चेन है, तो n लिखेगा ना। हाँ 5 देखिए, फॉर 3D सिलिकेट द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, 3D सिलिकेट मतलब SiO2, SiO2 किस में है? थर्ड में, तो थर्ड में ही होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
जो सीट 3D सीट सिलिकेट होगा उसका फॉर्मूला ये है, ये है आपका 3D सीट सिलिकेट। 3D सीट नहीं होगा, 3D सिलिकेट होगा। ये है 3D सिलिकेट SiO2, होल N कर लीजिए उससे। तो SiO2 होल N थर्ड में है, तो A ऐसे ही नहीं होगा, B देखते हैं। थर्ड का क्या आएगा, थर्ड का आएगा थर्ड एंड R, तो B में फोर्थ दिया हुआ है, B में गलत हो गया। थर्ड का थर्ड एंड R, C आंसर हो गया, यहां थर्ड एंड R निकाला हुआ। फोर्थ देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर सिंगल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 शेयर्ड होता है, तो ये फॉर्मूला है सिंगल चेन सिलिकेट का, ये फॉर्मूला है सिंगल चेन सिलिकेट का। सिंगल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला यह है, ये कहां पे मैच करता है, SiO3 2- फोर्थ में मैच करता है, तो A तो ऐसे ही नहीं होगा। फोर्थ में कौन कौन मैच कर रहा है, 1,4P नहीं है, 3 है, यहां ऐसे ही खत्म हो गया। फोर्थ 1P, D आंसर होगा। मुझे बताइएगा 4, 5, 6 आपको समझ में आया या नहीं आया। ये सब सिंपल सवाल था बेटा, ये सब अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब है जब मैं आपको सिलिकेट पढ़ाया था तो आप नहीं पढ़े थे, और जिसके कारण आप हमें भेज दिए। वेरी गुड, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल नहीं पूछा है, ये एक अच्छी बात है। यहां भी देखिए 7वां में जो सेकंड है वो चेन सिलिकेट नहीं है। 7वां का आंसर आप निकालिएगा तो SI 1, 2, 3 ऑक्सीजन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 O10। निगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा, यहाँ 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 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 -8 आएगा। आप देखिए डबल सिंगल चेन सिलिकेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है SiO2 2- होल N। सिंगल चेन सिलिकेट का ये फॉर्मूला होता है। 2 शेयर होंगे ना, तो SiO3 होगा, SiO3। आप देखो इस फॉर्मूले पे मैच कर रहा है क्या, N बराबर 3 रखोगे इस फॉर्मूले पे मैच करेगा, नहीं, तो ये चेन सिलिकेट नहीं है। सो इसका आंसर आएगा B। उसी तरह से having 3 tetrahedral is represented as, तो पहले मुझे बताइए कि ये क्या चेन है या नहीं है, तो यस ये चेन सिलिकेट है। अब 3 का साइक्लिक चेन बनाइएगा तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये आएगा Si3O96-। ये फॉर्मूला नहीं होगा। बच्चा हमसे पूछ रहा है क्लास क्या भी क्या है मैसेज करके कि सर दोनों का तो फॉर्मूला सेम आएगा, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला ये आएगा, ये आएगा। तो ये चेन है ही नहीं, इसका ये फॉर्मूला ही नहीं आएगा, और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज कहां होगा वो मैं बना देता हूं, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, 6-, और कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, 6-। और इसमें नेगेटिव चार्ज -8 होगा A में, तो A आंसर नहीं है, B आंसर होगा। मुझे बताइए 8वां आप समझ में आया या नहीं आया। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। 9th दी, in the given following empirical formula of silicate, shared and unshared oxygen corner are same by each tetrahedron in। शेयर्ड और अनशेयर्ड सेम मींस 2 शेयर्ड और 2 अनशेयर्ड, तो क्या होगा फॉर्मूला SiO3। इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, -2, ये फॉर्मूला होगा, और इस पे N लगा दीजिए तो आंसर C होगा। नहीं 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 नहीं, in the given following empirical formula of silicate, shared and unshared oxygen corners are same by each tetrahedron in। हाँ, each tetrahedron 2 शेयर्ड 2 अनशेयर्ड, हाँ ठीक है, यही होगा, सी ही होगा। नहीं, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि 50% शेयर्ड है और 50% अनशेयर्ड है, वो 2 किसी में 2
किसी में 2 से ऐड हो और किसी में 3 से ऐड हो, ऐसा वाला वो नहीं है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रीमोलाइट, नाम कुछ भी लिखा हो, नाम आप याद नहीं रख सकते, कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, इससे आपका काम चल जाएगा। एक्स निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल जाएगा। कैसे? आप देखो कंपाउंड है Ca2 MgX Si8O22 OH2। कैल्शियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैग्नीशियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सिलिकेट्स में सिलिकॉन का +4 होता है। ऑक्सीजन का सभी कंपाउंड में -2 होता है, और OH जो ग्रुप है उसे OH- लिखते हैं, उससे क्या लिखते हैं? OH-। तो उस दोनों को मिलाकर OH पे, दोनों को मिलाकर OH पे -1 होगा, यहां दोनों मिलाकर। अब इस पूरे का समेशन 0 होगा, तो देखिए 2 × 2 + 2 × X + 4 × 8 + -2 × 22 + -1 × 2 बराबर 0 होगा। और x निकाल लीजिए, 4 + 2x + 8 बराबर 44 + 2 46, और 2x बराबर 46 -12। कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं? +32 छूट गया, 4 2x + 32 आएगा यहाँ पे। सो 2x बराबर 46 - 36 10, x बराबर 5। सो 5 आंसर होगा। मुझे बताइए 10 समझ में आया नहीं आया? यस नो? भाई तुम बाकी कैसे बना रहे हो उससे मतलब मुझे नहीं है। यस, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, पेरोक्सी लिंकेज सिलिकेट में कहां से आएगा? ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है, तो पेरोक्सी लिंकेज नहीं आएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा? हाँ, एक सवाल उठता है कि बच्चा बोल रहा है सर पेरोक्सी लिंकेज हो, तो पेरोक्सी लिंकेज पता कैसे चलेगा? सवाल को बनाना होता है या सवाल को लटका के छोड़ देना होता है? मान लेते हैं आपने मान लिया इसमें पेरोक्सी लिंकेज होगा, तो फिर सवाल उठेगा कितने लिंकेज होंगे पेरोक्सी, तो ये सवाल बनेगा ही नहीं। तो क्या करें, लटका के छोड़ दें या बनाएं? लटका के छोड़ दें या बनाएं? अब किसी को डाउट है मुझे व्हाट्सएप करके पूछेगा, मैं कोई रिपीट नहीं करूंगा। सुनता नहीं है कोई, बच्चा बोलता है मैं ऑफलाइन, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर उसके बाद। अब मैं पढ़ाता हूं, अब मैं आपको पढ़ाता हूं, और वो है मोल। हम लास्ट क्लास में डेवलप किए थे PV = nRT। R की वैल्यू लिख के गए थे। हम इसको लिख सकते हैं P × V / N = RT, और PVM = RT, और VM = RT/P। फिर VM क्या है? नए पेज से शुरू करूं ना? हाँ, नए पेज से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करना सही नहीं है, नए पेज से शुरू कर। मोल का लेक्चर 3 चल रहा है, मोल का लेक्चर 3 चल रहा है। एक बार मैं डिस्कशन की बात कर दूं, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। स्टिल किसी को डाउट हो सकता है मेरे डिस्कशन के बाद, प्लीज व्हाट्सएप या ई-सॉल्यूशन ऐप पे आप पूछ लेना। इसको ये मत कहना कि सर ने नहीं बताया। यहाँ पे देखिए, या आप दोबारा देख सकते हो लेक्चर, दोबारा देख सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत है, तो आपका रिकॉर्डिंग है, आप दोबारा देख सकते हो, टाइम मत खराब करो। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
होमवर्क है आपका, O1 दे चुका था, ये दे चुका था, तो अब आपका होमवर्क है O2 एंड S1, ये होमवर्क है। और अगली क्लास में आप हमको डाउट के लिए भेजेंगे, अगली क्लास में डाउट डिस्कशन होगा। O1 सीट से बोल रहा हूं, O1 एंड S1, अगली क्लास में डाउट डिस्कशन होगा O1 S1 का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप डाउट सिर्फ वही भेजा कीजिए जिस चैप्टर का मैं आपसे बोलता हूं, कुछ अलग चैप्टर का भी बोलते हैं, सो प्लीज O1 और S1 का डाउट डिस्कशन कीजिए, डाउट भेजिएगा, उसी चैप्टर का भेजिए जिस चैप्टर का मैं बोलता हूं, ये आप भेज दीजिएगा। और आपका होमवर्क है O2 एंड S1, और डाउट डिस्कस करेंगे O1 एंड S1। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो कंप्लीट नहीं तो पार्शियली, चैप्टर फिनिश हो गया और अब पार्शियली देंगे आपको, कुछ लिखने की आदत है युवराज। फिर से बोल रहा हूं, इवन मेरे डिस्कशन के बाद किसी को कोई डाउट रह सकता है, वो मुझे व्हाट्सएप करके ई सोल्यूशन ऐप पे या दोबारा वीडियो देख के पूछ सकता है। पढ़ाता हूं मैं मॉल 3, हमने पिछली क्लास में डेवलप किया था PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, और P इंटू वी बाई N इज इक्वल टू RT। एक टर्म है मोलर वॉल्यूम, एक टर्म क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को Vm से डिनोट करते हैं, और इसका डिफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ ए सब्सटेंस। आगे लिखूंगा डिफिनेशन, मोलर वॉल्यूम होता है V बाई N। तो मोलर वॉल्यूम का डिफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो V बाई N को कहते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो यहां पर हो जाएगा P Vm इज इक्वल टू RT, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में हो जाएगा। एक और देखिए, PV बराबर होता है nRT। n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स, n है नंबर ऑफ, n बराबर होगा मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को m से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मोलर मास क्या है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो अपन इसे लिखेंगे PV बराबर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT, और PM बराबर हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम इंटू RT, और PM बराबर हो जाएगा DRT, और D बराबर हो जाएगा PM बाई RT। डेंसिटी आएगा गैस का PM बाई RT, डेंसिटी क्या होगा, PM बाई RT। एट कांस्टेंट PNT, at constant pressure and temperature, density is directly proportional to molar mass। मोलर मास का भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं डेंसिटी ऑफ अमोनिया ज्यादा होगा या डेंसिटी ऑफ CO2 ज्यादा होगा, मुझे बताइए CO2 की डेंसिटी ज्यादा होगी या अमोनिया की डेंसिटी ज्यादा होगी, प्लीज बताइए। श्रद्धुल तुम पागल हो क्या, अमोनिया लिख दिया। अमोनिया का मोलर मास 17, CO2 का मोलर मास 44, और नहीं कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कांस्टेंट PNT पे कंपेयर करने का रहा है, तो CO2 का मोलर मास ज्यादा होगा। मुझे बताइएगा कि डेंसिटी ऑफ हीलियम ज्यादा होगा या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हीलियम ज्यादा होगा, क्योंकि हीलियम का मोलर मास होता है 4, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस
at first NTP, second STP. आयुष कुमार, मोलर मास कैलकुलेट नहीं करने आता है बेटा, ये बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है। मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं क्लास 7 अब पढ़ाऊं? NH3 को देखिए, NH3 का मोलर मास मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूं। जिस बच्चे को मोलर मास भी कैलकुलेट करने नहीं आता है, प्लीज दोबारा ये नहीं पूछना कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1, तो 3 इंटू वो 1, 17 हो गया। CO2 का देखिए, CO2 का एटॉमिक मास 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 16, 44 हो गया। और 1 मोल का मास जब होगा तो आप ग्राम लगा सकते हैं। और प्लीज कोई ये नहीं कहेगा कि सर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास याद रखना होगा और एटॉमिक मास याद रखना होगा। यस, याद रखना होगा, याद रखना चाहिए। इनफैक्ट मेरा, जब मैं पहली क्लास ले रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको याद होगा। कुंदन कुमार, पिछली क्लास में बताया हूं व्हाट इज एनटीपी एंड एसटीपी। प्लीज मुझे ना नो वन करने दो, ये कुछ ना कुछ लिखता रहेगा। व्हाट इज एनटीपी एंड एसटीपी, एक बच्चा पूछ रहा है। पिछली क्लास में एनटीपी एंड एसटीपी बताया। प्लीज कुछ भी नहीं लिखते रहो। अब देखिए सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन बताया था मैंने। तो हम जानते हैं कि पीवीएम बराबर आरटी होता है, और वीएम बराबर होता है आरटी बाई पी एट एनटीपी। एनटीपी पे प्रेशर आप जानते हैं कि प्रेशर होता है 1 atm, और टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन। तो अब सोचिए कि प्रेशर एटीएम में है, टेम्परेचर केल्विन में है, और मुझे आप सोचिए कि वॉल्यूम किस यूनिट में चाहिए। तो मान लीजिए कि वॉल्यूम आपको लीटर में चाहिए, तो आर की वैल्यू हम लेंगे लीटर एटीएम में, और लीटर एटीएम में आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इंटू 273.15 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे, वीएम आ जाएगा 22.4 लीटर। ये याद रखने लायक डाटा है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, तो ये रिमेंबर करने लायक डाटा है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस at NTP is equal to 22.4 लीटर या 22,400 ml। याद रखने लायक डाटा है, इसीलिए दिया था मैंने आपको। अब ऐसा करते हैं, एट एसटीपी कैलकुलेट करते हैं। मुझे पहले तो ये बताइए कि एनटीपी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? आपको आता होगा। एनटीपी पे जो मैंने कैलकुलेशन किया है, इसमें कोई दिक्कत है? अक्षत गुप्ता, तुम नहीं पढ़ पाओगे बेटा ऐसे तो। क्या नहीं आया? ऑल क्लियर है? यूनिट, क्यों यूनिट नहीं आया? अक्षत गुप्ता, तुम मुझसे ना एक बार बात करो अच्छे से, इसी क्वेश्चन को लेकर के आज ही बात करना, मुझे कॉल करना। यूनिट क्यों नहीं आया ये मुझे पूछना पड़ेगा। मतलब इस इतना नीचे गिर के नहीं पढ़ा सकते, तो आप मुझे प्लीज कॉल करना मुझे इस क्वेश्चन पे। मैं भी देखूंगा कि आपका लेवल कहाँ पे है। क्या यूनिट नहीं समझ में आया? भाई टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेशर होता है 1 एटीएम। तो एटीएम और प्रेशर, टेम्परेचर का यूनिट तो पहले से पता है। वॉल्यूम हमने आपसे पूछा किस यूनिट में चाहिए, आप बोले लीटर में चाहिए, तो आर की वैल्यू लीटर एटीएम में लेके देख लीजिए आर की वैल्यू लीटर एटीएम में क्या होता है। सेकंड, एट एसटीपी जरूर मुझे बेटा अक्षत गुप्ता कॉल करना, मैं देखना चाहूंगा प्रॉब्लम आपको कहां हो रहा है। एट एसटीपी
Vm होगा RT बाई P। STP पे प्रेशर होता है 1 बार, STP पे प्रेशर होता है 1 बार। वॉल्यूम आपको लीटर में चाहिए, प्रेशर बार में है, तो बार में R की वैल्यू होती है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे ये लगभग 22.7 लीटर आएगा। ये भी याद रखने वाला डाटा है कि Vm आएगा NTP पे 22.7 लीटर। STP पे एट STP। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो लिखा हुआ है सही है, बट आज भी IIT में क्वेश्चन आता है STP लिखता है और 22.7 की जगह 22.4 यूज करता है। तो दिस डेटा इज मोर इन यूज, दिस डेटा इज स्टिल यूज्ड इवन एट STP। STP पे डाटा ये यूज करना चाहिए 22.7 एज पर NCERT। बट आज भी फिजिक्स के क्वेश्चन में भी STP लिखेगा और डाटा STP का ना यूज करके NTP का यूज करेगा, क्योंकि पहले ना STP NTP को सेम मानते, तो 22.4 डाटा ही ज्यादा यूज होता है। हालांकि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए जब STP लिखता है, तो जैसे मैं बताता हूं 2-3 साल पहले STP पे 22.7 होता है, क्वेश्चन में 5.6 लीटर STP पे दिया था फिजिक्स के क्वेश्चन में। अब इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, तो 5.6 को 22.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/4 आएगा और आंसर एकदम सीधा इंटीजर में आ जाता है। वही 5.6 को 22.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बहुत फ्रैक्शनल आ जाता था, फिर आंसर इंटीजर में नहीं आ जाता। तो थोड़ा केयरफुल ये रहने की बात है कि आज तक जो है हर बुक STP और NTP को में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो हर बुक मोलर वॉल्यूम जो है 22.4 लेता है, बट NCERT ने मोलर वॉल्यूम STP पे 22.7 दिखाया हुआ है, पहला पॉइंट। बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन में STP लिख देता है और वॉल्यूम जो है वो 22.4 ही लेता है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, है ना। ये डाटा मैं कह रहा हूं, इवन STP लिखे या NTP लिखे, ये डाटा ज्यादा यूज में है, ये डाटा ज्यादा यूज में है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक था यूनिट के बारे में और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। पहली बार शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। जैसे मैं दर्जन बोलता हूं ना, दर्जन, दर्जन या डजन, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? जब मैं डजन बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? 12। वेरी गुड। उसी तरह से डजन जैसे बोलता हूं तो एक नंबर स्ट्राइक करता है, उसी तरह से जब मोल बोलूं तो आपके दिमाग में एक नंबर स्ट्राइक करना चाहिए, 6.022 इंटू 10 to the power 23। सो मोल इज ए नंबर, मोल इज ए नंबर। पहला पॉइंट तो ये सिर्फ नंबर है। सवाल उठता है कौन सा नंबर है सर? डजन में तो मुझे क्लियर है कि ये 12 है। मोल इज ए नंबर, कौन सा नंबर है? तो दूसरे पॉइंट में लिख रहा हूं कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस contains 1 mole of a substance contains as many objects। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट आप पेन ले सकते हो, ऑब्जेक्ट बोतल ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, चश्मा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट केमिस्ट्री में जो जैसे 1 दर्जन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है,
केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो लेते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. So 1 mole of a substance contains as many objects as there are atoms. In exactly 12 gram of C12. ये डिफिनेशन है 1 मोल का कि आप 12 ग्राम C12 लीजिए, 12 ग्राम कार्बन 12 ले लीजिए. कार्बन 12 कार्बन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है. तो आप 12 ग्राम कार्बन 12 लीजिए ऐसे, और उसमें कार्बन 12 की संख्या काउंट कीजिए. 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम. इस एटम की संख्या काउंट कीजिए और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा उसे बोलेंगे 1 मोल. ये सोचने वाली बात है. आप कहिएगा सर कैसे काउंट किए होंगे सर 12 ग्राम में. सच पूछिए, ये इतना बड़ा नंबर है कि मैं 12 ग्राम कार्बन अपने हथेली में ले लूं और सपोज मैं किसी तरह 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम काउंटिंग शुरू भी कर दूं तो मैं बुढ़ा होकर मर जाऊंगा लेकिन मेरी काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी. इतना बड़ा नंबर है ना. मैं बुढ़ा होकर मर जाऊंगा लेकिन मेरी काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी. तो ऑफकोर्स ये सोचने की बात है, सिर्फ इस तरह से काउंटिंग नहीं होती है. केमिस्ट्री में काउंटिंग वेट निकाल के होती है. 1 एटम का वेट निकाला, 12 ग्राम से 1 एटम को वेट को डिवाइड कर दिया, इस तरह से काउंटिंग होती है. हाँ, मोलर वॉल्यूम है, लीटर पर मोल यूनिट लिख सकते हैं, है ना. लीटर पर मोल आप लिख सकते हैं यूनिट, इसमें कहीं शक नहीं है. लीटर पर मोल आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. V/N होता है, तो अगर मोल का यूनिट देना चाहते हैं नीचे पर मोल आएगा. खैर, मैंने कहा 1 मोल जो है, एक बच्चा बोल रहा था कि सर VA मोलर वॉल्यूम है तो यूनिट में मोल पर लीटर लीटर पर मोल लिखिए. तो यस, आप पर मोल लिख सकते हैं, है ना. हम 1 मोल का ही निकाल रहे हैं, है ना. तो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं 1 मोल का, तो लीटर नहीं, पर मोल नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है. हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं 1 मोल का ही, पहले से क्लियर है. तो पर मोल लिखें ना लिखें ज्यादा फर्क पड़ना नहीं. सो केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट जो काउंटिंग होती है वो वेट निकाल के होती है कि 1 एटम का वेट निकाल लिया, 12 ग्राम को उससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एटम निकाल लिया. बट सोचने में क्या जाता है, सोच सकते हैं कि हम अपनी हथेली पे 12 ग्राम कार्बन ले लिए, कार्बन 12, उसमें एटम की संख्या काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. जब ये काउंटिंग कंप्लीट होगी तो जो नंबर आएगा उस नंबर को बोलेंगे 1 मोल. ट्वेल्व ग्राम कार्बन 12 contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon. Therefore, इतना एटम होता है कार्बन का. Therefore नहीं, this number is called Avogadro number. This number कौन सा नंबर, 6.023 into 10 to the power 23 is called Avogadro number. Denoted by Na से डिनोट करते हैं. Therefore, 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 objects बराबर Na objects. सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना ऑब्जेक्ट होता है, Na ऑब्जेक्ट होता है. अब इससे कुछ फॉर्मूले डेवलप हो जाएंगे. 1 मोल में इतने ऑब्जेक्ट्स होते हैं
तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 36 केले कितने दर्जन होंगे, आप तुरंत बोल देंगे 3 दर्जन होंगे। आपने क्या किया, 36 को 12 से डिवाइड कर दिया, 36 को 12 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि 10⁻25 एटम्स कितने मोल होंगे, कितने मोल ऑफ एटम्स होंगे, आप तुरंत उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ एक फॉर्मूला डेवलप हो रहा है कि कैसे, ये देखिए कि नंबर ऑफ मोल n बराबर होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ? एक तो आप ऐसे सोचिए कि मैंने अभी पूछा था कि 36 केले कितने दर्जन हुए, तो आपने 36 को 12 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं पूछूंगा कि 10⁻25 एटम कितने मोल एटम होंगे, तो आप उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। या मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स s है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स x है, तो x बाई na, वेयर x बराबर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इसको ऐसे डेवलप कर सकते हैं, चूंकि सिंस x objects have n mole, x ऑब्जेक्ट में n मोल है, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि na ऑब्जेक्ट्स बराबर n मोल। तो एक ऑब्जेक्ट बराबर होगा n बाई na मोल, x ऑब्जेक्ट बराबर होगा n बाई na इंटू x मोल। ये गलत लिख दिया, na ऑब्जेक्ट हुआ 1 मोल, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया 1 बाई na मोल, x ऑब्जेक्ट हो गया x बाई na मोल। तो नंबर ऑफ मोल आ गया n बराबर x बाई na। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, और ये जस्ट यूनिटरी मेथड है, डिफिनेशन से ही आया कि 1 मोल में na ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो na ऑब्जेक्ट्स को 1 मोल लिख दीजिए, तो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1 बाई na मोल, x ऑब्जेक्ट हो जाएगा x बाई na मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया x ऑब्जेक्ट में x बाई na मोल, मींस नंबर ऑफ मोल हो गया x बाई na। ये प्रूफ हो गया। इसको और डिटेल से देखते हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स होगा, ऑब्जेक्ट को अब एटम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ आयंस बाई एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाई एवोगाड्रो नंबर। सब एक ही फॉर्मूला है। आई होप कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पता होगा तो नंबर ऑफ मोल तो अब आप निकाल लोगे, और अगर नंबर ऑफ मोल पता होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप निकाल लोगे। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एएमयू, थोड़ी सी आइडिया रखते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसकी आइडिया रखते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो मैं कह रहा हूं ये इतना बड़ा नंबर है कि 1 मोल रुपीज मैं आपको दे दूं, और आप कहूं कि बेटा, आपको मैं कहूं कि बेटा आप 10 लाख रुपीज पर सेकंड खर्च करो,
नहीं नहीं, अनप्रिडिक्टेबल थोड़े होगा, अनप्रिडिक्टेबल नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ लिखने की आदत है अमन साहब, सुन नहीं सकते हो। ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि अगर मैं आपको 1 मोल रुपीज दे दूं और आपको बोलूं बेटा 1 सेकंड में 10 लाख रुपीज खर्च करो, और आप एकदम लगातार 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख खर्च करते जा रहे हैं, हर सेकंड में आप लगातार 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, पैसे आपसे खर्च नहीं होंगे और आप बुढ़े होके मर जाएंगे। मान लेते हैं आपका बेटा जब पैदा हुआ और पैदा होने के साथ ही 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख रुपीज खर्च कर रहा हो, उससे पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे खर्च नहीं होंगे, वो बुढ़ा होकर 100 ईयर्स में मर जाएगा। और इस तरह से आपके 10 के पावर 8 बेटे, मतलब 10 करोड़ बेटे मरेंगे 100 साल जी कर, तब जाकर के पैसे खर्च होंगे। इतना बड़ा नंबर। जैसे ही मैं चैटिंग ऑन करता हूं, फालतू की बातें बहुत सारी आती, मुझे ऑफ ही रखना पड़ेगा। आप ऐसे पूछिएगा तो पूरी क्लास ऑफ में निकल जाएगी। सो नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पता होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट बात के लिए कहता हूं, आप तो कुछ भी लिख देते हो यार। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल बता कि अगर 1 मोल रुपीज को पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में बराबर बराबर बांट दिया जाए, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, तो हर आदमी आज के रिचेस्ट पर्सन से लगभग 25 टाइम्स ज्यादा रिच होगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाता होगा कि 1 मोल नंबर कितना बड़ा नंबर है। और इनफैक्ट ये तो क्वेश्चन में आया है, क्वेश्चन आया किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स, करा ही देते हैं इसे, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स in which 1 mole of rupees can be spent if rate of expense is 10 to the power 6, 10 lakh is 10 lakh rupees per second. रेट ऑफ एक्सपेंडिचर है 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, तो 1 मोल रुपीज कितने ईयर्स में खर्च होंगे? तो लगभग देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए आपके पास कितना रुपीज है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपीज है आपके पास। तो हमारे पास इतना रुपीज है। कितना टाइम पूछ रहा है? टाइम इन ईयर्स इज इक्वल टू व्हाट? और 10 लाख का मतलब हुआ 10 टू द पावर 6 रुपीज पर सेकेंड। तो देखिए टाइम कैसे निकलेगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, टाइम होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपीज
डिवाइडेड बाई 10⁶ रुपीज पर सेकेंड, क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻17 सेकेंड। बट हमें टाइम ईयर्स में निकालना है, तो ये होगा 6.023 इंटू 10⁻17 और 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आवर हो जाएगा, 24 से डिवाइड कर देंगे तो डेज हो जाएगा, और 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर्स हो जाएगा। इतना ईयर्स, ये आंसर होगा, और ये 10 का पावर 10 के ऑर्डर का है। अब आप देखो 10 का पावर 10 ईयर्स आ रहा है, और अगर एक आदमी की लाइफ हम 100 ईयर्स मान लें तो 10 का पावर 10/100, 10⁸ आदमी उसे खर्च कर पाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे बताना ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, यस नो, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एएमयू। AMU means atomic mass unit। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। कृष्णा, गलत बात है, आपने पूरी कॉपी पेस्ट कर दिया 15 बार, ये गलत है। AMU means atomic mass unit। It is the smallest unit of मास, ये मास की सबसे छोटी यूनिट है। इट इज डिनोटेड बाय AMU और सिंपली U। सिर्फ U भी लिखा रहे तो समझ जाइए वो AMU है। इट इज डिफाइंड एज AMU की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले ये सोचते हैं। एक छोटी यूनिट डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इससे समझिए। मान लो इस पेंसिल का लेंथ निकालना, हो और मैंने आपको सड़क मापने वाला किलोमीटर स्केल दे दिया, और आपने ऐसा स्केल लिया जिसमें पर किलोमीटर पे ग्रेडिंग किया हुआ है, तो आप इसे नापे और लिखे इस पेंसिल का जो लेंथ है वो लेस देन 1 किलोमीटर है। आपने इस पेंसिल का लेंथ निकाला और पहला निकाला कि इस पेंसिल का लेंथ लेस देन 1 किलोमीटर है। आपको मैंने सड़क नापने वाला किलोमीटर स्केल दिया था, तो उसमें ग्रेडिंग ये 1-1 किलोमीटर, तो आपने इसको निकाला और कहा यार 1 किलोमीटर से कम। फिर मैंने आपको कपड़े नापने वाले मीटर स्केल दिया, तो आपने इसे नापा, आपने बोला अरे यार ये तो लेस देन 1 मीटर है। दूसरा आंसर आया लेस देन 1 मीटर। अब हमने आपको क्या किया कि इंच वाले स्केल दिए और जिसमें हर इंच पे ग्रेडिंग किया हुआ है, तो आपने निकाला कि इसका लेंथ लेस देन 8 इंच है। फिर मैंने आपको सेंटीमीटर स्केल दिया और उससे नापना मींस ईच सेंटीमीटर पे था, आपने उससे निकाला इसका लेंथ लेस देन 17 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है, इसका लेंथ क्या है, कौन सा आंसर सही है? ऑफ कोर्स सही बोल रहे हैं, सारे आंसर सही, नो डाउट, सारा आंसर सही है, सारे आंसर सही है, बट हाईली प्रिसाइज आंसर कौन है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन है? हाईली प्रिसाइज बोले, हाईली प्रिसाइज आंसर कौन है? डी। तो जब छोटा लेंथ हो तो छोटी यूनिट से नापनी चाहिए, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब छोटा लेंथ हो तो छोटी यूनिट से नापनी चाहिए।
तो आपको मोस्ट प्रिसाइज मिलेगा। तो एटम, एक एटम का मास नापना था, और एक एटम का मास इतना छोटा होता है कि उस समय मान लो सबसे छोटा स्केल था मिलीग्राम या माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम से हम एक एटम के मास को नहीं नाप पाए। जैसे मान लो इस पेन का मास निकालना है, और मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस दिया, तराजू दिया, और मैंने आपको दिया 1 kg का वेट। आपने एक तरफ पेन चढ़ा दिया, एक तरफ 1 kg चढ़ा दिया, 1 kg वाला नीचे चला गया और पेन वाला ऊपर। आपने कहा इस पेन का मास 1 kg से कम है। आंसर तो सही है, 1 kg से ऑफ कोर्स कम है, बट क्या ये रिलीवेंट है? क्या ये प्रिसाइज वैल्यू है? नहीं। तो आपको तब प्रिसाइज वैल्यू आएगी जब हम आपको 1-1 ग्राम का वेट देंगे, 1-1 ग्राम का वेट देंगे, और तब आप इस पेन का मास निकालेंगे। मान लो 15 ग्राम तक ये पेन ऊपर था और 16 ग्राम में नीचे आ गया, तो आप बोलेंगे कि इस पेन का मास 15 ग्राम से ज्यादा और 16 ग्राम से कम है। तो प्रिसाइज वैल्यू के लिए आपको छोटी यूनिट चाहिए। तो एटम का मास इतना छोटा था कि माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम से नहीं मेजर कर सकते थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एमयू। और चूंकि ना कार्बन के रिस्पेक्ट में जब हम डिफाइन किए, कार्बन के रिस्पेक्ट में इसे डिफाइन करते हैं। एक बच्चा पूछ भी रहा था कार्बन ही क्यों लिया, उसका तो सीधा सा आंसर है कि अबे कोई लेना था एक एटम तो ले लिया कोई एक एटम। सबसे सीधा आंसर यही है ना, कोई एक एटम लेना था ले लिया। बट फिर भी कार्बन लेने का रीजन ये है कि एक एटम लेना था तो पहले हाइड्रोजन लिया था, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर कार्बन लिया। तो रीजन ये है कि कार्बन के मासेस के मल्टीपल में बाकी के मासेस ऐसे आते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज कम आती है और इंटीग्रल वैल्यूज ज्यादा आती है। मींस एरर होने के जो चांसेस हैं, सॉरी जो कैलकुलेशन एरर या जो कहिए एरर आने के जो चांसेस हैं वो कार्बन के केस में सबसे कम है। एरर आने के जो चांसेस हैं वो कार्बन के केस में सबसे कम है। कैलकुलेशन एरर नहीं, परसेंटेज, जैसे कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगा ना। तो कार्बन के मास के रिस्पेक्ट में बाकी एटम का मास इंटीजर वैल्यू ज्यादा आता था, इसलिए कार्बन लिया गया। आप लिखना बंद करो ना यार, मुझे सब पता लग जाता है कि स्क्रीन चला गया। सो 1 AMU को कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, 1 AMU को कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। और अब मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं कि इट इज डिफाइंड एज 1 AMU is equal to 1/12 into mass of a single carbon 12 atom. ये डिफिनेशन है 1 AMU का, कि 1 AMU होगा 1/12 into mass of a single carbon 12 atom. अब क्या अगर आप लोग इतना ही लिख रहे हो तो मेरे एक सवाल का अगर जवाब दे दो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि एक एटम कार्बन का मास ग्राम में कितना होगा। एक एटम कार्बन का मास ग्राम में कितना होगा? मैंने अभी तक 10-20 आंसर देख लिए, सारे गलत। एक कार्बन एटम का मास ग्राम में कितना होगा, और सारे आंसर गलत हैं, है ना। और तभी मुझे मन करता है कि आप इतना लिखते रहते हो, सारे गलत हैं, एक बच्चा का सही आया है। प्लीज अब लिखना बंद कर दो। देख लिया मैंने, देख लिया, एक ही बच्चे का सही है। प्रकाश कुमार तक के गलत हैं। प्लीज लिखना बंद कर दीजिए अब, देख लिया मैंने। 99% बच्चों के मार्क्स आंसर गलत आए हैं, और आप लिखते रहते हैं हमेशा, मेरी बात नहीं सुनते हैं। एक कार्बन एटम का मास मैंने ग्राम में पूछा था, तो ऊपर बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना बताए पूछा था, ऊपर बताया हुआ है। हम जानते हैं सिंस 6.023 into 10 to the power 23 carbon 12 atoms have mass
इक्वल टू 12 ग्राम। ऊपर बताया हुआ है, देखिए यहां बताया हुआ है। कि 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होते हैं, और मैंने आपसे एक एटम का मास ग्राम में पूछा था, तो इतने एटम का मास 12 ग्राम बताया था मैंने, और एक एटम का पूछा था, तो आपने एक एटम का भी 12 ग्राम ही लिख दिया। मन तो करता है ना कि मैं और अभी तक लिखते जा रहे हो, मैं मना भी कर रहा हूं फिर भी। अरे 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होते हैं, तो एक एटम का मास मैंने ग्राम में पूछा था आपसे, और आपने फिर 12 लिख दिया। अब ग्राम में पूछा था, तो इतने कार्बन 12 एटम्स का मास होता है 12 ग्राम। देयरफॉर one carbon atom has mass equal to 12 upon 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं होता है, कहीं भी ग्राम, कहीं भी एमयू, कुछ भी लिख देते हैं। सो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए। ये एक कार्बन एटम का मास है, आपको बोलना चाहिए था 12/Na ग्राम, आपको बोलना चाहिए था 12/Na ग्राम। एक आध बच्चे का मुझे लगा कि सही है, किसी ने सही लिखा नहीं, सबका गलत था। सो 12/Na ग्राम आएगा एक कार्बन एटम का मास, 12/Na ग्राम। अब देखिए 1 AMU निकाल लीजिए यहां से। Therefore 1 AMU is equal to 1/12 into मास ऑफ ए सिंगल कार्बन 12 एटम। एक कार्बन एटम का मास अभी अभी निकाला हूं, इसको लिख दीजिए 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। सो एक फॉर्मूला यहां से डेवलप हो रहा है कि 1 AMU बराबर होता है 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये बराबर होता है 1/Na ग्राम, और ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये याद रखने लायक डाटा है, इतना तो याद रख ही सकते हैं कि 1 AMU होता है 1/Na ग्राम, याद रखने लायक डाटा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या गलती की थी। एक कार्बन एटम का मास होगा 12/Na, 12/Na ग्राम। मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक कार्बन एटम का मास होगा 12/Na ग्राम। यस। सो यहाँ पे AMU का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखिए हम दूसरा टर्म देख रहे हैं, और वो है, शायद टाइम हो गया है। यस, टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं, यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं, शेयर कर दे रहा हूं मटेरियल। सौरभ जी ने रिपीट करने कहा, नहीं आएगा 1.99। वैभव अभी भी जब मैंने सब लिख दिया तो क्यों गलत गलत लिख रहे हो? हाँ, एक मोल का मास 12 ग्राम है, यहाँ तो लिखा हुआ ही है, ये लिखा हुआ है, क्यों पूछ रहे हो यार? 12 ग्राम जो मास है यहाँ लिखा हुआ है, इतने एटम का है, इतना एटम 1 मोल होगा, यहाँ लिखा हुआ है। और प्लीज, मुझे पता होता है इस सेक्शन में बच्चों को दिक्कत होती है, और जो अभी मेहनत नहीं करेगा ना, क्लास 9th में हमें पता है आपने मेहनत नहीं की है, तो अभी मेहनत कर लीजिए, 2-3 दिन में सब खत्म कर दूंगा मैं। ये यहाँ पे जो दिक्कत होती है मोल का, सो चूंकि 2-3 दिन में ये सारी चीजें मोल कैलकुलेशन हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री पे चले जाएंगे 2-3 दिनों में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप क्लियर कर लीजिए। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, 6.022 भी यूज करते हैं और 6.023 भी यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉलिंग नहीं, हम फोन आप कॉल करोगे मैं नहीं रिसीव करूंगा, जो कुछ भी लिखना है आपको व्हाट्सएप पे लिखना है। इवन आप बोलोगे आपने फोन करने के लिए कहा था, तब भी आप पहले व्हाट्सएप पे लिखना, मैं खुद कर लूंगा।
कॉल करोगे तो मैं डांट दूंगा, कॉलिंग नहीं अलाउड है। हाँ, क्लास आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जिनका भी मोल क्लियर नहीं है, प्लीज इस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच। मैं मटेरियल भेज दूं। मैं ई सॉल्यूशन ऐप चेक करता हूं, कल भी मेरे जितने डाउट थे सब क्लियर किए होंगे। आपका मेरे पास नहीं आता होगा ई सॉल्यूशन ऐप पे, किसी और टीचर के पास आता होगा, वो भी रिप्लाई करेगा ही आप। फाइल तो सेलेक्ट किया ही नहीं। अपलोड कर दिया मैं। एक ही है, स्टैंडर्ड एसएटीपी एक ही है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। केवल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर में टेम्परेचर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। एसएटीपी बहुत स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, लिखा रहता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 180, और स्टैंडर्ड लगा हुआ है तो प्रेशर लेंगे 1 बार। तो एसएटीपी मतलब हुआ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड है तो प्रेशर 1 बार लेंगे, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। प्रदीप कुमार, रेस 1 to 20 का सॉल्यूशन मेरे पास होगा तभी तो भेज पाऊं, और सॉल्यूशन हम भेजते हैं वहां से लिया करो। हम सबको रोज एक बच्चा लिखता है सर हैंडआउट भेज दो, तो ये वाला रेस भेज दो, तो ये गलत बात है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा, अगर हो जाएगा तो मैं सारा सॉल्यूशन एक फाइल बना करके फिर से अपलोड कर दूंगा। किस पे? अलेन प्लस पे, बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। बाय एवरीवन।